मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन यानी कि मुद्रा संकुचन। देखिए, मुद्रा डिफ्लेक्शन यानी मुद्रा संकुचन बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है इन्फ्लेक्शन के यानी कि मुद्रा प्रचार की। देखिए, इन्फ्लेक्शन में आपने देखा कि इन्फ्लेक्शन में क्या होता है कि आप वैल्यू ऑफ जो मनी होती है, जो मुद्रा की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और जो प्राइजेस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें आपका डिफ्लेक्शन में, तो बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगी और आपकी जो प्राइजेस हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस एंड प्राइजेस डिक्रीज, राइट। इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन। ये इन्फ्लेक्शन होगा जिसमें वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है और प्राइजेस ज़्यादा, जिसे हम महंगाई कहते हैं। और वैल्यू ऑफ मनी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपके पैसों की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और प्राइजेस आपकी क्या है, कम है, तो इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन या फिर मुद्रा संकुचन। इसे मंदी के नाम से भी हम जान सकते हैं डिफ्लेक्शन को। बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। और रिडक्शन इन मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा की पूर्ति में क्या होती है, कमी होती है, राइट। और क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज द रीजन फॉर डिफ्लेक्शन इन मोस्ट केसेस। रिडक्शन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट और इंडिविजुअल में ऑल्सो लीड टू दिस सिचुएशन। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं जो डिफ्लेक्शन होता है, इसमें सरकार के द्वारा जितने भी खर्च किए जाते हैं या विनियोग होते हैं वो एक तरह से कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ यही कंडीशन एक व्यक्तिगत मामले में भी देखी गई है कि जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में परचेजिंग पावर नहीं होती है, यानी कि जो खरीदने की शक्ति होती है वो व्यक्ति, और कह सकते हैं व्यक्ति में नहीं होती है। और साथ ही सरकार भी बहुत कम खर्चे जो है वो जनता के लिए करती है, तो ये कहलाएगा डिफ्लेक्शन। इसे हम आगे एक और कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि जैसे लोगों की जो मॉनेटरी इनकम होगी वो कम हो जाती है और उत्पादन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि मार्केट में प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर कम है, यानी मॉनेटरी इनकम कम है। या फिर हम कह सकते हैं मॉनेटरी इनकम कम है और प्रोडक्शन क्या है, स्टेबल है, यानी कि आपकी मौद्रिक जो आय है वो कम होती जा रही है लेकिन जो उत्पादन का स्तर है वो क्या है, स्थिर है। यानी स्थिर का मतलब क्या हो गया कि फिक्स है। तो आप दोनों तरीके से अगर इसे समझें तो सिंपल सा मीनिंग आता है कि जो मॉनेटरी इनकम होगी वो मुद्रा संकुचन में, डिफ्लेक्शन में क्या होती है, कम हो जाती है और जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब आपके हाथ में परचेजिंग पावर जो होता है वो कम होता है। आप देखते हैं कि मार्केट में जो उत्पादन होता है, जो भी कमोडिटीज़ होती हैं उसकी प्राइस डाउन हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फिर भी आप उसे परचेज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि परचेजिंग पावर क्या है, कम है। तो परचेजिंग पावर नहीं होने के कारण उत्पादन का स्तर चाहे कितना भी, आप कह सकते हो उत्पादन कितना भी बढ़े, उत्पादन का जो मूल्य है वो कितना भी कम हो जाए, लेकिन उसको खरीदने की कैपेसिटी में नहीं होते हैं क्योंकि परचेजिंग क्रय क्षमता होती है वो लोगों के हाथों में नहीं रहती है। इसीलिए वैल्यू ऑफ मनी यानी कि जो मुद्रा का मूल्य होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वस्तुओं को खरीद सकते हो बहुत कम पैसों में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है और प्राइस लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु का कम मूल्य होता है तो आप उसको ज़्यादा खरीद पाएंगे, यानी कि कम पैसे में आप खरीद पा रहे हैं। जब कम पैसे में आप खरीद पा रहे हैं तो उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होना। क्लियर है। और आपने इन्फ्लेक्शन में देखा होगा कि मुद्रास्फीति में क्या था कि जब उत्पादन कम था, मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो क्या कर रहे थे, कम वस्तुओं को खरीद रहे थे। यानी हम बहुत ज़्यादा पैसे देकर फिर किसी वस्तु को, थोड़ी वस्तु को लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है कि प्राइस डाउन हो जाती है, डिफ्लेक्शन में कीमतें गिर जाती हैं और उस किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए अब हमारी जो मनी होती है वो पावरफुल हो जाती है, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी होती है वो बहुत पावरफुल होती हैं ताकि हम उससे बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेज कर पाएँ। डिफ्लेक्शन में एक ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राइज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को बढ़ाने में जो मुख्य भूमिका है वो डिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है। सिंपल है कि डिफ्लेक्शन में
बेरोजगारी क्यों बढ़ती है, तो इसमें क्लियर है कि डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि जब भी आप देखते हैं मांग कम होती है, डिफ्लेक्शन में क्या होती है, डिमांड जो होती है वो आपकी बहुत कम होती है और साथ ही साथ जो सप्लाई होती है या हम कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब आपकी डिमांड कम होती है तो कोई भी बिजनेसमैन क्या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मांग पहले वाला उत्पादन ही सेल नहीं हुआ है, पहले वाला उत्पादन ही नहीं सेल हुआ है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी कि आपका जो उत्पादन है वो सेल नहीं हुआ पहले वाला, तो कोई भी बिजनेसमैन नए लेबर को नए किसी भी आप कह सकते हैं जॉब पे नहीं रखता है। और नहीं रखने का मेन कारण क्या होगा? क्योंकि मांग में कमी है, प्रोडक्शन ही नहीं सेल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा अपने पैर फैसाने लग जाता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी होती है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है, एक कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा, डिफ्लेक्शन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमिक, क्योंकि ये इकोनॉमिक को जो मुद्रा संकुचन होता है वो एक तरह से अर्थव्यवस्था को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आप देखते हैं बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के पास इनकम नहीं होगा, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो चारों तरफ जो होगी एक कह सकते हैं एक मंदी का जो वातावरण होता है वो एक डेंजर कंडीशन कर देता है। ठीक है, इसीलिए जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये था उसका मीनिंग। अब हम पढ़ते हैं कि उसके क्या क्या कारण हैं। करते हैं कॉजेज ऑफ डिफ्लेक्शन, मुद्रा संकुचन के कारण कि जो मंदी है या हम कह सकते हैं कि क्यों वस्तुओं का जो कीमत है वो इतना नीचे चला जाता है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, एक्सेस प्रोडक्शन, अधिकतम उत्पादन। देखिए जब प्रोडक्शन में चाहे हम गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाता है और जो डिमांड होती है वो इनकी नहीं होती है। ठीक है, तो डिमांड नहीं है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या हो जाता है जो प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाता है। यानी कि प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, ये एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो डिमांड है वो कम है, तो इससे क्या होगा, जो प्राइस है वो कीमत क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। राइट, तो हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने कह सकते हैं आगे कंटिन्यू आउटपुट करने के लिए वो कैपेसिटी में नहीं रहता है, वो प्रोडक्शन जो है बढ़ाने की कैपेसिटी में नहीं रहता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लेस डिमांड यानी मांग में कमी। देखिए सिंपल है, मांग में कमी क्यों होती है, या तो लोगों के पास इनकम नहीं है, लेबर के पास में वेजेस नहीं है और पॉपुलेशन कम है, तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि मांग जो है वो नहीं की जाती है। जब लोगों के पास में इनकम नहीं होगी तो लोग डिमांड नहीं करेंगे और डिमांड नहीं करने पर जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है मार्केट में, उसकी जो कमोडिटीज़ है मार्केट में, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो यानी कि लोगों के पास में क्या नहीं है, इनकम नहीं है, इनकम नहीं होने से डिमांड जो है वो नहीं है और डिमांड नहीं होने से जितना भी प्रोडक्शन है या हम कह सकते हैं क्वांटिटी मार्केट में है, उत्पादन जो है उसके वो क्या हो जाएगी, उसकी जितनी भी प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो मेन कारण होता है कि इनकम, वेजेस, पॉपुलेशन का कम होना, जैसे डिमांड नहीं होती है, मांग नहीं होती है और मांग नहीं होने से जो प्रोडक्शन के प्राइस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डिक्रीज द क्रेडिट, साख में कमी। जब आप देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन देने की कैपेसिटी में ज़्यादा नहीं होती है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देती है, तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर है वो कम होता है, यानी कि खरीदने की शक्ति होती है वो नहीं होती है। तो जब खरीदने की शक्ति नहीं होगी तो वो वस्तुओं को खरीद नहीं पाएंगे, तो इससे चाहे वस्तु का प्राइस कितना भी कम हो जाए वो कह सकते हैं उसको खरीद नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथों में परचेजिंग पावर नहीं है। तो परचेजिंग पावर नहीं है और उससे वो वस्तु को खरीद नहीं पाते हैं, तो डिमांड कम हो गई है और उसकी वजह से जो प्राइसेस होते हैं उत्पादन के वो और ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। जो सरकार है वो टाइम टू टाइम टैक्स है या जो नए कर हैं, जो न्यू टैक्स हैं वो लेके आती हैं, तो जिससे क्या हो जाए कि अगर अब ज़्यादा नए टैक्स आए या टैक्स की रेट को इंक्रीज़ कर दिया है तो जनता का जो पैसा है वो टैक्स के रूप में कहाँ जमा हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास में, सरकार के पास में। तो लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम हो जाएगा और लोग उत्पादन की जो है प्रोडक्शन है उसकी डिमांड नहीं करेंगे, तो डिमांड नहीं करने से उत्पादन की जितनी भी कीमत होती है वो और नीचे चली जाती है। तो मेन क्या होता है वैसे इसका जो हायर टैक्स है, हाई टैक्स कह सकते हैं, हायर टैक्स
या फिर हम कह सकते हैं इसमें न्यू टैक्स जो होता है यानी नए कर लगाना, तो ये इनके कारण क्या होता है, जनता का जो पैसा होता है, जो मनी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सरकार ने टैक्स लगा दिए तो वो आपको पे करना होगा, तो उसकी वजह से आपका परचेसिंग पावर चला जाता है, तो आप खरीद नहीं पाते हैं, तो डिमांड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नो स्टोरेज यानी संग्रह न करना। कभी कभी आप देखते हैं कि संग्रह नहीं करने की प्रवृत्ति के कारण आप कह सकते हैं उत्पादन की जो कीमत है वो कम हो जाती है। जब आप संग्रह नहीं करेंगे, आप स्टोर नहीं करेंगे, तो मार्केट में वो वस्तु है वो फुल मिलेगी, यानी कि बाजार में वो जो वस्तु होगी उसकी पूरी मात्रा आपको बाजार में मिलेगी, तो उसके कारण हम कह सकते हैं वस्तुओं का जो कीमत है वो इसलिए कम हो जाता है। आप देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कलेक्शन के या स्टोर करके रखा जाता है किसी वस्तु को, तो उसकी बाजार में मात्रा कम हो जाती है। अगर स्टोर करके रखा है तो मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है बाजार में, और वो कीमत को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिफ्लेक्शन के कॉजेज, यहाँ पे स्टोर नहीं किया जा रहा है, तो स्टोर नहीं करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये रेस्ट्रिक्शंस होता है कि कोई भी बिजनेसमैन किसी कमोडिटी को इतना स्टोर करके नहीं रखेगा, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कंज्यूमर को भी कह सकते हैं स्टोर करने की कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन होता है कि ज़्यादा वो स्टोर करके नहीं रखें, तो जिससे क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्शन होगा, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी और उससे उनकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी एक इसका कह सकते हैं कारण है। सिक्योरिटी सेल यानी प्रतिभूतियों का विक्रय। सरकार के द्वारा समय समय पर या कह सकते हैं नई नई सिक्योरिटीज़ होती है वो सेल की जाती है यानी बेची जाती है, तो हर कोई पब्लिक होगा वो अपना इन्वेस्ट कहाँ करना चाहेगा, उन सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो सरकार टाइम टू टाइम सिक्योरिटीज़ हो गई, बॉन्ड्स हो गए, तो ये जारी इसीलिए करती हैं ताकि जनता का जो पैसा होता है वो कहाँ चला जाए, सरकार के पास में। जब जनता या पब्लिक का पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार के पास में, तो पब्लिक के पास में परचेजिंग पावर नहीं रहती है, खरीदने की शक्ति नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि जनता की जो इनकम है या कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ चला गया है, वो सिक्योरिटी को खरीदने में चला गया है। तो वहाँ पे पब्लिक अपना एक्सपेंसेस जो होगा वो जो उत्पादन पे जो खर्च करने का जो पैसा होता है वो कम कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि उनको सिक्योरिटीज़ को परचेज करना है, तो इस वजह से वो उत्पादन की मांग नहीं करेंगे, प्रोडक्शन की डिमांड नहीं करेंगे, और इसकी वजह से प्राइजेस क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, और वो डिफ्लेक्शन का कारण बनती हैं। तो सिक्योरिटी को परचेज या कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रतिभूतियों का विक्रय है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, और उसको खरीदने का काम कौन करता है, पब्लिक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हायर टैक्सेस यानी उच्च कर। अभी हमने फिस्कल पॉलिसी में देखा था कि हायर टैक्स की वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो जनता का पैसा है वो टैक्स में चला जाता है सरकार के पास में, और जो पब्लिक रहेगी उसके पास परचेजिंग पावर कम रहेगी, क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी, और वो मांग नहीं करेंगे, और मांग नहीं करने से जो कीमत होती है, जो वस्तु की प्राइस होंगी वो डाउन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरप्लस बजट यानी अधिशेष बजट। अधिशेष बजट का मतलब क्या होता है कि आप सरकार है उनके रेवेन्यू ज़्यादा है कंपैरिजन टू उसके एक्सपेंडिचर से, यानी कि सरकार के पास में क्या है, रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो ये क्या कहलाता है, अधिशेष बजट कहलाता है, सरप्लस बजट कहलाता है। इस कंडीशन में जो मनी की सप्लाई होती है वो मार्केट में कम हो जाती है। तो मनी की जब सप्लाई है, सरकार कोई भी नए नोट है वो जारी नहीं करेगी, मनी सप्लाई है वो नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई नहीं है तो लोगों के पास में इनकम नहीं आएगी, लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, लोगों के पास में मनी सप्लाई कम, लोगों की इनकम भी कम, और इनकम कम होने से लोगों की जो डिमांड होती है वस्तु को खरीदने के लिए, वस्तु को, वो भी कम हो जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है कि जब वो मांग नहीं करेंगे तो बाजार की जो भी प्राइजेस रहती है कमोडिटीज़ की वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, राइट। द इनकम ऑफ पीपल कम डाउन, द डिमांड फॉर गुड्स इज लोअर, तो जो डिमांड है वो लोगों की लोअर हो जाएगी, और इसका मेन कारण होता है सरप्लस बजट बनाना। नेक्स्ट है बचत अधिकतम। जब लोगों में बैंक हैबिट हो जाती है, लोग ज़्यादा सेविंग करने लग जाते हैं, तो लोगों का जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्च करने का जो कंजप्शन पे, वो कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति क्या हो गई है, बचत की हो गई है, सेविंग करने की हो गई है, तो लोग अपना पैसा जमा कराने लग गए हैं, तो लोग मार्केट में कम खर्च कर रहे हैं। जब कम खर्च करने का यानी कि उनका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है मार्केट में, तो वहाँ पे लोग कम डिमांड करेंगे किसी भी वस्तु की। जब मांग नहीं होगी तो जो वस्तुओं का जो प्राइस होगा, जो कह सकते हैं कमोडिटीज प्राइजेस है, वो क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, जो इन्फ्लेशन का कारण
बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन डिक्रीज, जनसंख्या में कमी। सिंपल है कि डिफ्लेक्शन, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसी देश में, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या जो कह सकते हैं पॉपुलेशन है वो कम है, तो कम जनसंख्या और उत्पादन ज़्यादा होना, तो ये कारण बनता है प्राइस का कम होना। यानी कि आपके पास में उत्पादन तो बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पॉपुलेशन कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वस्तु बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इसका कारण क्या बनेगा कि प्राइस का कम होना, यानी कीमत का कम होना। तो ये एक कारण बनता है, पॉपुलेशन कम होगी तो वहाँ पे आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगी। तो सिंपल है कि कॉजेज़ ऑफ डिफ्लेक्शन जो है उसमें कॉजेज़ लिखे जाएंगे वो बिल्कुल ऑपोजिट है इन्फ्लेक्शन के। तो इन्फ्लेक्शन में आपने देखा महंगाई, जो महंगाई के बढ़ने के कारण देखे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें पॉपुलेशन डिक्रीज, हमने देखा डिफ्लेक्शन का कारण है, और वहाँ पे महंगाई क्या था, महंगाई का कारण क्या था, पॉपुलेशन इंक्रीज होना। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा मांग करेंगे और प्राइस को बढ़ाएंगे, और यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज, जब जनसंख्या ही नहीं होगी और उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में तो प्राइसेस क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कॉजेज़ थे जो कि आपकी मार्केट में डिफ्लेक्शन का जो जन्म होता है उसके कारण बनते हैं। अगर अब हम बात करें कि मेजर्स टू कंट्रोल डिफ्लेक्शन, यानी मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के उपाय, यानी कि डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में, यानी कि जो मुद्रा कह सकते हैं मंदी जो आ गई है बाजार में, जिसके पास में मंदी का मतलब क्या हो गया कि लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है, परचेजिंग पावर खरीदने की जो शक्ति होती है वो लोगों की नहीं होती है। जब परचेजिंग पावर नहीं होती है तो लोग खरीद नहीं पाते, इसीलिए प्राइजेस क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रिडक्शन इन टैक्सेस, सरकार को अपने करों में कमी करनी चाहिए। सरकार अगर टैक्स में कमी करेंगे तो सिंपल है, टैक्स में जब कमी होगी तो लोगों की परचेजिंग, जो लोगों का पैसा है वो जनता के हाथ में ही रहेगा, लोगों के हाथ में ही रहेगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो वस्तुओं को खरीद पाएंगे। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। क्लियर है, यानी टैक्स में जब कमी होती है, नए टैक्स को नहीं लाना, टैक्स में कमी करना, जिससे लोगों के हाथों में पैसा रहे और वो वस्तुओं की मांग करें, ताकि वस्तुओं की मांग करके वो उत्पादन को खरीद पाएँ। ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब हो गया अब आय का क्या करना चाहिए, विभाजन करना चाहिए, आय का वितरण करना चाहिए। वितरण करने से लोगों के हाथों में क्या आएगा, परचेजिंग पावर आएगा और लोग डिमांड कर पाएंगे। सब्सिडीज़, सब्सिडीज़ का मतलब है आप जानते हैं कि अनुदान, अनुदान का मतलब क्या हो गया, सरकार के द्वारा आप देखते हैं बहुत सी ऐसी सेक्टर होते हैं या हम कह सकते हैं बहुत जगह ये फैसिलिटी दी जाती है सब्सिडीज़ की। क्यों दी जाती है, ताकि छूट मिलेगी तो वो उस वस्तु को खरीदने की कैपेसिटी में आएंगे। ठीक है, जब सब्सिडी दी जाएगी लोगों को कम रुपए में मिलेगा तो लोग उसको खरीदने की कैपेसिटी में आएंगे, जिससे उनकी परचेजिंग पावर है लोगों की बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और उस वस्तु का जो विक्रय है वो आसानी से किया जाएगा। पब्लिक वर्क प्रोग्राम, जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम बनाए जाए जिससे लोग क्या कर सकें, लोगों के हाथों में पैसा आए, लोगों के हाथों में परचेजिंग पावर आए और लोग उस वस्तुओं की कह सकते हैं, जनता जो है उनके हाथों में जब परचेजिंग पावर आएगा, जनता के पास में जब इनकम आएगी तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वो वस्तुओं की मांग करेंगे और जो वस्तुओं की कीमत कम हुई है उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा। पब्लिक वर्क प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम सरकार के द्वारा बनाए जाए जिससे लोगों के पास, लोगों की जो इनकम है वो बढ़े। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या हो गया पब्लिक वर्क प्रोग्राम का, मॉनेटरी इनकम को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज दरों में कमी। आप जानते हैं कि अगर आरबीआई के द्वारा सीआरआर, एसएलआर बैंक रेट को कम कर दिया जाए तो कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो लोन देने की कैपेसिटी में ज़्यादा होती हैं। जब बैंक कॉमर्शियल लोन ज़्यादा लोन देगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा मार्केट में, यानी कि जब लोन ज़्यादा मिलेगा, आराम से मिलेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बिजनेसमैन के द्वारा, यानी बिजनेसमैन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जब होगा तो एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ मिलेगी, यानी कि अब लोगों के पास में जो इनकम कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होने से, नए प्रोजेक्ट आने से लोगों के पास में क्या आने लगेंगे, काम आने लगेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगा, उनको वेजेस मिलेगा, यानी कि लोगों की इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने से उनका डिमांड
बढ़ेगा। तो ये एक तरह से सर्कल की तरह रोटेट होता है, सिर्फ इस पॉइंट पे कि ब्याज दरों में कमी हो गई है। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो डिफ्लेक्शन है उसको कम किया जा सकता है। क्रेडिट एक्सपांसन में सेम ही रीज़न आता है कि अब अगर सरकार के द्वारा या कह सकते हैं आरबीआई या कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि उधार जो है वो बढ़ाया जाए, तो उधार ज़्यादा होगा, यानी कि लोन ज़्यादा मिलेगा, तो वही इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ मिलने पर डिमांड बढ़ना, और डिमांड बढ़ने से जो आप कह सकते हैं डिफ्लेक्शन है उसका हम कह सकते हैं एंड हो सकता है। तो ये होता है क्रेडिट एक्सपांसन, यानी कि मार्केट में उधार बढ़ना। ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि विदेशी व्यापार नीति। विदेशी व्यापार नीति में देखिए ऐसी सरकार के द्वारा नीति को अपनाया जाए जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जो उत्पादन एक्स्ट्रा है, डिफ्लेक्शन क्यों आया, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा है, लोगों के पास मॉनेटरी इनकम कम है, तो जितना भी एक्सेस प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए और इम्पोर्ट कम किया जाए। तो इससे देखिए अगर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया जाएगा, अगर उत्पादन को किया जाएगा, अगर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो हम कह सकते हैं देश में जो प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो प्राइस को स्टेबल करेगा। साथ ही अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में सप्लाई ज़्यादा है प्रोडक्शन की, अगर हमने इंपोर्ट किया तो और ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को क्या करना है, कम करना है। राइट, क्योंकि देखिए सिंपल है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा उत्पादन कहाँ जा रहा है, एक्सपोर्ट होगा, तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो कंट्रोल में आ पाएगी प्रोडक्शन की। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंपोर्ट है वो कम किया जाएगा। इंपोर्ट कम इसीलिए करेंगे ताकि जो सप्लाई है वो मार्केट में और ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ये मेन था डिफ्लेक्शन को कह सकते हैं कंट्रोल करने के कह सकते हैं मेजर्स कह सकते हैं। ठीक है, रेमेडियल एक्शन कह सकते हैं कि उपचारात्मक कार्य उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो मेन होता है आरबीआई और जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी ऐसी सिस्टम ऐसी व्यवस्था लाती है जिससे कि जो डिफ्लेक्शन है उसके उनको कम किया जा सकता है, मार्केट में मंदी को कम कर सके और एक बैलेंस्ड जो है वो एक अर्थव्यवस्था में लाया जा सके। तो ये मेन कह सकते हैं कंट्रोल करने के मेजर्स थे।